हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिवानी आर्ट क्लासेस के आज की इस क्लास में। आज इस क्लास में हम पूरा पाषाण काल के औजारों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसी क्रम में हम सबसे पहले अब पूर्व पाषाण युग यानी पैलियोलिथिक एज के विषय में पढ़ेंगे। पूर्व पाषाण युगीन संस्कृति जो है वो कितनी पुरानी मानी जाती है? 5 लाख वर्ष पुरानी मानी जाती है। और इस समय का जो मानव था वो पूर्णतः किस पर निर्भर था? प्रकृति पर निर्भर था तथा वनों में प्रचुर मात्रा में जो फल एवं कंदमूल मिलते थे उन्हीं से वो अपनी उदरपूर्ति करता था, यानी अपना पोषण करता था। जंगली जानवरों से वो अपनी रक्षा करने के लिए अनगढ़ पत्थर के औजार व हथियार काम में लाता था, ठीक है, बिना गढ़े हुए। पाषाण युगीन मानव जो है वो छायादार वृक्षों के नीचे, झाड़ियों में, नदियों की कगारों में और पर्वतों की कंदराओं में निवास करता था। तो आपसे ये पूछा जाता है कि पाषाण युग जो मानव था वो कहाँ पे निवास करता था? छायादार वृक्षों के नीचे, झाड़ियों में, नदियों की कगारों में और पर्वतों की कंदराओं में निवास करता था। पाषाण युगीन मानव के पत्थर के औजार जो हैं वो भारत के विभिन्न भागों में प्राप्त हुए हैं, जैसे मद्रास, उड़ीसा, हैदराबाद, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब आदि। इन सभी जगहों पर पाषाण युगीन मानव के पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं। और इस समय के मानव द्वारा प्रयुक्त होने वाले पत्थर के उपकरणों में मुख्यतः कौन कौन से हैं? पेबुल से बने शल्क, जिसे फ्लेक्स कहते हैं, ठीक है, पेबुल से बने शल्क जिन्हें फ्लेक्स कहते हैं, गंडासे जिसे चॉपर कहा जाता है, खुरचना इसे स्क्रैपर कहते हैं, वसूली क्लीवर कहा जाता है, फलक यानी कि ब्लेड तथा विदारक परशु यानी हैंड एक्स क्लीवर भी सम्मिलित है। तो अब इनको हम चित्रों के माध्यम से देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले आप देखिए पेबुल, पेबुल समन्तात हैंड एक्स कहते हैं, ठीक है, पेबुल। दूसरा है चॉपर, तीसरा है यू आकृति का क्लीवर और चौथा है अंतस्थ स्क्रैपर, ठीक है। तो ये सभी औजार हैं पाषाण युगीन मानव के। इसके बाद हैं और भी देखिए, 5वां है अनगठित ब्लेड, 6वां है फ्लेक, 7वां है पेबुल और 8वां है छेनी। तो ये क्या है? पूर्व पाषाण युगीन उपकरण है। तो अब आप इनको ध्यान रखेंगे कि पूर्व पाषाण युग में मानव किस तरह के उपकरण प्रयोग में लाता था, ठीक है, कौन कौन से? पेबुल, चॉपर, यू आकृति क्लीवर, अंतस्थ स्क्रैपर, अनगठित ब्लेड, फ्लेक, पेबुल, छेनी, ये सब कुछ पूर्व पाषाण युग में मानव जो है अपने उपयोग में लाता था। और ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मद्रास, उड़ीसा, हैदराबाद, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, इन सभी जगहों से ये पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज, ठीक है। पूर्व पाषाण युग की विभिन्न अवस्थाओं से संबद्ध प्रस्तर उपकरणों का जो अध्ययन करने से इस बात के संकेत मिलते हैं कि अब धीरे धीरे मानव की कलात्मक अभिरुचि में क्रमशः विकास व परिष्कार होने लगा था। प्रारंभ में उसके जो औजार थे वो भौंडे और भोथरे थे, वे अब कुछ परिष्कृत होने लगे थे। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि पूर्व पाषाण युग के जो विभिन्न औजार थे, उपकरण थे, इन सभी का अध्ययन करने से ये पता चलता है कि मानव जो है वो धीरे धीरे उसकी कलात्मकता की ओर रुचि बढ़ रही है और काफ़ी विकास कर रहा है मानव, क्योंकि उसने पहले जो औजार बनाए थे वो काफ़ी बेडौल थे, ठीक है, भद्दे थे। और बाद में उसने जो औजार बनाने शुरू किए वो छोटे छोटे पत्थरों तथा पेबुल से अपने औजार बनाना प्रारंभ कर दिया था, ठीक है। मध्य पाषाण युग के जो मानव थे ये छोटे छोटे पत्थरों तथा पेबुल से अपने औजार बनाना प्रारंभ कर दिए थे, जो कि मध्य पाषाण युग की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। इस काल में निर्मित जो लघु उपकरण आकार में छोटे होने पर भी अधिक उपयोगी और घातक होते थे, ऐसा बताया गया है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में ये विशिष्ट औजार पाए गए हैं और इन स्थानों में उत्तर प्रदेश में विंध्य क्षेत्र, मुरहना पहाड़, बधीही खोर आदि ये सभी आते हैं, एवं गंगा घाटी, सराय
नहरराय, ठीक है। बंगाल में वीरभानपुर, तमिलनाडु में टेरी उद्योग, गुजरात में लंगनाज, मध्य प्रदेश में आदमगढ़, राजस्थान में बागौर, भीलवाड़ा जिला की गणना भी की जाती है। तो पहले मनुष्य जो औजार बनाता था उसका ही अध्ययन करके बाद में ये देखा गया कि पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के जो औजार हैं वो काफ़ी सुडौल हैं। छोटे छोटे पत्थरों के औजार बनाने प्रारंभ कर दिए मनुष्यों ने, और काफ़ी उसके अंदर कलात्मक अभिरुचि भी विकसित होने लगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये गंगा घाटी से मिले हुए अज्यामितीय उपकरण हैं। किस तरह से मनुष्यों ने छोटे छोटे पत्थरों से औजार बनाने प्रारंभ कर दिए थे। इसके बाद आप इस पिक्चर में भी देखिए, ये लघु पाषाण उपकरण है जो कि सराय नरहराय से प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण युगीन इन जो लघु प्रस्तर उपकरण हैं इनके निर्माण के लिए किस तरह के पत्थरों का उपयोग किया गया। आपके मन में ये प्रश्न आता होगा कि मनुष्यों ने इन उपकरणों का जो निर्माण किया है ये किस प्रकार के पत्थरों से बनाए हैं उन्होंने। तो चलिए देखते हैं आगे के भाग में। मध्य पाषाण युगीन इन लघु प्रस्तर उपकरणों के निर्माण के लिए जिन प्रस्तर प्रकारों का उपयोग किया गया है उनमें कौन कौन से हैं। इंद्रगोप पत्थर है जिसे कार्नेलियन कहते हैं, ठीक है। इंद्रगोप कार्नेलियन के नाम से जाना जाने वाला ये पत्थर है। गोमेद जिसे अगेट के नाम से जाना जाता है। चकमक, फ्लिंट, ठीक है, स्फटिक, क्वार्टज, इन सभी से औजार बनाए। इनमें खुरचनी, तिकोने, फलक, साधारण चाकू जैसे फलक मुख्यतः सम्मिलित हैं। तो इन फलकों को बाढ़ के सिरे पे फंसाया जाता होगा और इन लघु औजारों के प्राप्त स्थल से कहीं कहीं मिट्टी के भौंडे बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण युगीन आदमी ने संभवतः किसी प्रकार की सामाजिक व्यवस्था विकसित कर ली थी, क्योंकि इस समय क्या था, शवों को दफनाने की विधि काफ़ी विकसित हो चुकी थी, ठीक है। तो लंगनाज यानी अहमदाबाद से 59 किलोमीटर दूर है। उत्खनन में प्राप्त नरकंकालों के आधार पर भी यह अनुमान लगाया गया कि इस समय का मानव अग्नि से भी परिचित हो चुका था। तो आप इस तरह से जान सकते हैं कि मध्य पाषाण युग में मानव जो है वो धीरे धीरे अग्नि से भी परिचित हो चुका था और यहाँ पर शवों को दफनाने की विधि का भी काफ़ी विकास हो चुका था। आगे अब हम देखेंगे नवपाषाण युग यानी नियोलिथिक एज में मानव का विकास, ठीक है। तो सांस्कृतिक विकास की जो प्रक्रिया है इसमें नवपाषाण युग काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस युग में मानव ने पशुपालन और खेती करने की कला सीख ली थी। उत्पादित अन्न से अपना निर्वाह वो करने लगा था। जो पहले का मानव था पूर्व पाषाण युग में जो जंगलों में पशुओं की भांति अपना जीवन यापन व्यतीत करता था, वो नवपाषाण युग आते आते वही मानव काफ़ी अपना विकास कर लिया और उसने पशुपालन और खेती करने की कला सीख ली और अन्न उत्पादन करने लगा जिससे वो अपना निर्वाह करने लगा। और भोजन बनाने के लिए उसने मिट्टी के बर्तन भी हाथ से बनाने शुरू कर दिए थे नवपाषाण युग में। ये एक प्रश्न भी आपका बनता है कि मिट्टी के बर्तन बनाने किस युग से प्रारंभ किया मनुष्यों ने। तो नवपाषाण युग नियोलिथिक एज से मानव ने मिट्टी के बर्तन हाथ से बनाना प्रारंभ कर दिया था। पशुपालन और खेती करने की भी कला उसने सीख ली थी। अन्न उत्पादन करने लगा था, अपना निर्वाह वो करने लगा था अच्छे ढंग से और काफ़ी कुछ विकास हो गया था नवपाषाण युग में। नवपाषाण युग जो है वो मानव द्वारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण खोज यहाँ पर अग्नि की थी। जो वह कच्चे मांस के स्थान पर अब क्या करता था, वो भुने हुए मांस का उपयोग करने लगा था। नवपाषाण युग में मानव जो पहले कच्चे मांस का उपयोग करके खाता था या फिर भोजन बनाता था, वो अब भुने हुए मांस का उपयोग करने लगा था और इसमें वन्य पशुओं से वह अपनी सुरक्षा भी कर पाता था। तो इस काल के मानव ने शिलाश्रयों के स्थान पर अब घास फूस व मिट्टी के झोपड़े बनाकर रहना प्रारंभ कर दिया था। पहले जो मानव था पूर्व पाषाण युग का जो मानव था वो घास फूस में रहता था, कंदराओं में, गुफाओं में, लेकिन नवपाषाण आते आते मानव ने अब घास फूस के स्थान पर मिट्टी के झोपड़े बनाना प्रारंभ कर दिया था
और साथ ही पशुओं की खालों व पौधों के पत्तों से वस्त्र भी बनाना प्रारंभ कर दिया था। तो काफ़ी कुछ विकास हो गया था नवपाषाण युग में। और इस काल में उसने अपने औजारों और उपकरणों को चिकना व चमकदार बनाकर अपनी कुशलता का परिचय भी दिया मानव ने। यानी कि पहले के जो औजार थे वो बेडौल थे, खुरदुरे थे, भद्दे थे, डायरेक्ट वो पत्थर से ऐसे औजार बना लेता था। लेकिन नवपाषाण युग में मानव ने औजारों और उपकरणों को चिकना व चमकदार बनाना प्रारंभ कर दिया और इससे वो अपनी कुशलता का परिचय देता था। नवपाषाण युगीन मानव जो है मृतक के शरीर को विसर्जन करने के लिए शवदाह, शव दफन दोनों ही पद्धतियों का अनुसरण करता था। इसलिए वह कभी कभी शव के ऊपर समाधि भी बनाता था। मृतक को प्रस्तर उपकरणों सहित अनेक भौतिक जीवन की आवश्यकताओं से संबंधित उपादानों के साथ भी दफन किया जाता था। तो बहुत कुछ विकास हो गया था नवपाषाण युग में। ठीक है, नवपाषाण युगीन मानव के जो संस्कृति के अवशेष हैं वो कश्मीर के बुर्ज होम, बलूचिस्तान स्वात, ऊपरी सिंधु घाटी, गंगा घाटी के दक्षिण में विंध्य क्षेत्र, बिहार के सारण जिले, छोटा नागपुर पठार, उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले, बिहार, उड़ीसा तथा पश्चिमी बंगाल, असम, चित्तगांग, दार्जिलिंग तथा दक्षिण भारत से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नवपाषाण युगीन जो मानव हैं उनके संस्कृति के अवशेष कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं तो याद रखिएगा, कश्मीर के बुर्ज होम से, बलूचिस्तान स्वात से, ऊपरी सिंधु घाटी, गंगा घाटी के दक्षिण में विंध्य क्षेत्र से, साथ ही बिहार के सारण जिले से, छोटा नागपुर पठार, उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले, बिहार, उड़ीसा तथा पश्चिमी बंगाल, असम, चित्तगांग, दार्जिलिंग तथा दक्षिण भारत में ये अवशेष प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण युग की जो सर्वाधिक उल्लेखनीय विशेषता है वो है घिस कर चिकने किए हुए पत्थर के औजारों का निर्माण एवं उपयोग। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि नवपाषाण युग की जो सबसे अधिक उल्लेखनीय विशेषता मानी जाती है वो क्या मानी जाती है कि घिस कर चिकने किए हुए पत्थरों के औजारों का निर्माण एवं उपयोग। नवपाषाण का जो मानव था वो पत्थर के उपकरणों के अतिरिक्त हड्डियों से भी औजार बनाने लगा था। पहले मानव केवल पत्थरों से औजार बनाता था, लेकिन नवपाषाण युग आते आते मानव ने पत्थरों के उपकरण के साथ साथ हड्डियों से भी उसने औजार बनाए। बुर्ज होम से प्राप्त होती है हड्डियों से निर्मित छिद्रक। यहाँ पर ध्यान दीजिए, बुर्ज होम से प्राप्त हड्डियों से निर्मित छिद्रक जिसे बोरर कहते हैं, शर पॉइंट, सुइयाँ यानी नीडल्स इस बात की पुष्टि करती हैं। यानी कि ये सब कुछ कहाँ से प्राप्त हुआ है, बुर्ज होम से। गुल मोहम्मद, महगढ़ा, चिरांद आदि स्थलों में भी अस्थि निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। विभिन्न स्थलों से उपलब्ध हुए उपकरणों में घर्षण तकनीक से पाषाण निर्मित कुल्हाड़ी, बसूली जिसे एड्जी कहते हैं, खोदने की लकड़ी, डिगिंग स्टिक, चाकू, गदा शीर्ष, मेस हेड, कुदाल हो, छेन्यात को कुल्हाड़ी, पिक एक्स कहते हैं, छेनी चीजें आदि, इन सब की गणना की जाती है। ठीक है, आप यहाँ पर चित्र के माध्यम से देख सकते हैं भारतीय मूर्तिशिल्प एवं स्थापत्य कला में इस बुक में बहुत ही अच्छे ढंग से सब कुछ बताया गया है। तो आप यहाँ पर देखिए इमेज में, ये है घर्षित कुल्हाड़ी गोलाकार। ठीक है, क्या है, घर्षित कुल्हाड़ी गोलाकार। यहाँ पर आप देख सकते हैं खांचेदार कुल्हाड़ी दिखाई गई है। ये आपकी बसूली है, किस तरह से उस समय के मनुष्यों ने इन सभी चीज़ों का निर्माण किया था। और ये वृत्ताश अथवा गदा शीर्ष है, दंड छेनी है, ठीक है, छेदांत कुल्हाड़ी है। तो ये सारे उपकरण हैं और आप इन्हें देख लीजिए। ये नवपाषाण के उपकरण हैं। पहले हमने आपको दिखाया था पूर्व पाषाण युग के उपकरण, उसके बाद मध्य पाषाण युग के उपकरण मैंने दिखाए कि मानव ने मध्य पाषाण युग में बहुत ही छोटे छोटे पत्थरों से औजार बनाने प्रारंभ कर दिया था। लेकिन नवपाषाण आते आते मनुष्यों में औजार बनाने में काफ़ी कुछ विकास हुआ और उसने अपने औजारों को काफ़ी चिकना और सुंदर ढंग से तराश कर अच्छे से बनाना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, तो आगे देखते हैं और भी कुछ इम्पोर्टेंट। इस काल के मानव द्वारा घर की दीवारों को मिट्टी व ईंटों से निर्मित करने तथा फर्श पर प्लास्टर करके गेरू पोतने के भी संकेत मिलते हैं।
इसी समय से चाक पर निर्मित काले भूरे रंग की पॉटरी का भी प्रारंभ माना जाता है। दक्षिण भारत में अनेक स्थलों से पीले भूरे तथा भूरे काले रंग की हस्त निर्मित पॉटरी प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है? दक्षिण भारत के अनेक स्थलों से। इस प्रकार के बर्तनों की लाल सतह पर भूरे व बैंगनी रंग के रेखांकन भी प्राप्त हुए हैं। नवपाषाणिक मानव की कलात्मक रुचि को व्यक्त करने वाले उपकरणों के महंगे पत्थरों से बने मनकों यानी लटकन, पेंडेंट, हड्डियों की चूड़ियों तथा पशु पक्षी तथा नाग की मृण मूर्तियों की गणना भी की जा सकती है, जो बिहार के सारण जिले में चिरांद से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बिहार के सारण जिले में चिरांद से। नवपाषाण युग में धातुओं में तांबे के साथ मानव का परिचय स्थापित हो चुका था और उसने धातुओं के औजार बनाने के साथ साथ चाक पर बर्तन बनाने की कला भी सीख ली थी। नवपाषाण युग में भारत के विभिन्न भूभागों में मरने के उपरांत अंत्येष्टि की जाने वाली शवादियाँ भी प्राप्त हुई हैं और पाषाण निर्मित शवादियाँ ब्रह्मगिरी, तमिलनाडु, आंध्र, केरल तथा कर्नाटक प्रांत से विस्तृत क्षेत्रों से प्राप्त हुई हैं। उत्तर भारत में भी यह महापाषाण शवादियाँ प्राप्त हुई हैं। राजस्थान में दौसा व नागौर तथा उत्तर प्रदेश में पेलन घाटी के उत्खनन से भी लौह युगीन महापाषाण शवादियाँ प्रकाश में आई हैं। तो यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला कि मनुष्यों ने किस तरह से पूर्व पाषाण युग में, किस तरह से मध्य पाषाण युग में और किस तरह से नवपाषाण युग में अपने औजारों का प्रयोग किया और औजारों का निर्माण कैसे कैसे धीरे धीरे विकसित किया। ठीक है, अब नवपाषाण युग के औजारों के बाद हम क्या देखेंगे? ताम्रनिधि तथा गैरिक पॉटरी का कैसे मनुष्यों ने विकास किया और कहाँ कहाँ से इसके किन किन स्थलों से ये उपकरण प्राप्त हुए हैं, तांबे से निर्मित उपकरण। ठीक है, तो ताम्र निर्मित उपकरण जो है ये गैरिक रंग से रंगी गई पॉटरी का काफ़ी विशेष महत्व है। ये उपकरण मध्य प्रदेश, बिहार तथा उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थलों से प्रकाश में आए हैं। स्टुअर्ट पिगार्ट ने ताम्र उपकरणों को आर्यों के भारत आगमन से जोड़कर देखा तो ये गंगा घाटी के ताम्र उपकरण हैं और इन्हें कौन कौन से उपकरण प्राप्त हुए थे गंगा घाटी से? चपटी कुल्हाड़ी, कंघीदार फरसेनुमा कुल्हाड़ी, हत्थीदार कुल्हाड़ी, तांबे की अंगूठी जिसे कॉपर रिंग कहते हैं, 5वां कांटेदार बर्छेनुमा उपकरण भी प्राप्त हुआ है, तलवार की भांति का उपकरण और मानवाकृति उपकरण जिसे एंथ्रोपोमॉर्फिक फिगर कहते हैं। ये सभी आपको चित्र के माध्यम से भी दिखाया जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए, ये है फ्लैट सेल्ट, शूडर्ड सेल्ट, बार सेल्ट और ये रिंग है, ये हार्पून है। उसके बाद है एटिंटे सोड, एंथ्रोपोमॉर्फिक फिगर। ये सभी कैसे उपकरण हैं? ये ताम्रनिधि कॉपर होल्ड हैं। ताम्रनिधि उपकरणों के साथ ही गैरिक अथवा गिरवी रंग की एक विशेष प्रकार की पॉटरी भी उत्खनन से प्रकाश में आई है और ये सभी चीज़ें उत्खनन के दौरान मिली हैं, खुदाई के दौरान मिली हैं। तो कहाँ से मिली हैं? गंगा घाटी से मिले हैं ये ताम्र उपकरण। ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, ये ताम्र उपकरण कहाँ से मिले हैं? गंगा घाटी से मिले हैं। ओकर कलर्ड पॉटरी, OCP जिसे कहते हैं, कहा जाता है। बीबी लाल के अनुसार ताम्रनिधि एवं गैरिक पॉटरी में एक निश्चित संबंध है, उन्होंने ऐसा बताया है और उनके अनुसार इनका निर्माण जो था उन लोगों के द्वारा हुआ था जो आर्यों के आगमन की पूर्व गंगा घाटी में रहते थे। ठीक है, अपने मत की पुष्टि के लिए श्री लाल ने मध्य प्रदेश, उत्तरी उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल एवं दक्षिण बिहार से उपलब्ध होने वाली पाषाण कुल्हाड़ियों का उदाहरण दिया है, जिनके आधार पर आगे के कालों में ताम्र कुल्हाड़ियाँ विकसित हुई थी। संभवतः संथाल एवं मुंडा जातियों के पूर्वज इन ताम्र उपकरणों समूहों के निर्माता थे। ताम्रनिधि संस्कृति जो है यह 2वीं शताब्दी में अस्तित्व में आ चुकी थी। विभिन्न तिथियों के प्रकाश में कहा जा सकता है कि गैरिक वर्णी पॉटरी व ताम्रनिधि से संबंधित संस्कृतियाँ 2000 ईसा पूर्व से 1580 ईसा पूर्व के मध्य अस्तित्व में आ चुकी थी। यही गैरिक वर्णी पॉटरी चित्रित भूरे मृदभांड की अग्रगामी पॉटरी कही जा सकती है। DP अग्रवाल ने ताम्रनिधि संस्कृति व हड़प्पा संस्कृतियों को एक दूसरे से पृथक संस्कृतियां माना है। किसने माना है? DP अग्रवाल ने। तांबे के उपकरण आखेटी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्मित होते थे।
तांबे के जो उपकरण थे वो आखेट की आवश्यकता की पूर्ति के लिए निर्मित होते थे। और ताम्रनिधि भारतीय प्रागैतिहासिक काल की एक विशेष परंपरा है। यह पूर्वी भारत के मूल निवासियों के उपकरणों का प्रतिनिधित्व करती है, जो मूलतः पूर्वी बिहार, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा में रहते थे। अतः यह कहा जा सकता है कि गेरुए रंग के मृदभांडों की परंपरा के पोषक लोग पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के निवासी थे। इनके प्रमुख मृदभांड घड़े, अनाज रखने वाले मर्तबान, प्यालियाँ, थालियाँ, कटोरियाँ आदि थे। और यही लोग गंगा घाटी के मूल निवासी थे। तो इन्हें ही ग्रेवाल महोदय ने परवर्ती हड़प्पीय लोग कहा है, ये भी आप जानते रहिए। ताम्रनिधि के पोषक लोग जो थे वो मूलतः आखेटक अवस्था में थे। वे खाद्य सामग्री संग्राहक थे। इसके विपरीत गेरुए रंग के मृदभांड निर्माता एक सुसंस्कृत जीवन व्यतीत करने वाले लोग थे। वे कृषि कर्म करते थे और आर्थिक दृष्टि से पूर्णतः व्यवस्थित थे। तो आज के इस चैप्टर में आप लोगों ने बहुत कुछ जाना। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल में किस तरह से औजारों का, उपकरणों का प्रयोग किया मनुष्यों ने, निर्माण किया, ये सब कुछ आज के इस वीडियो में आपने जाना। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें आने वाले नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि इसका पार्ट 2 में लेकर उपस्थित हूँ आप सभी के सामने, तो आप इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में सिंधु घाटी की सभ्यता को देखेंगे। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता को इसी तरह से बिल्कुल फिगर के साथ पढ़ते हुए चलेंगे और सिंधु घाटी की सभ्यता के वास्तुकला को पढ़ेंगे। किस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता में सैंधव मोहरें थीं, चित्रलिपियाँ थीं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।